हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर हमारा 15 है और इसमें हम देखेंगे प्रोनाउंसिंग करेक्टली टू, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच एंड वॉइस ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके आपका यूनिट नंबर जो है 14 तक ये कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 15 है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर में क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है कुछ जो वर्ड्स है उसको हमें प्रोनाउंस करना पड़ता है बहुत लाउड तरीके से, यानी कि ऊंची ध्वनि में। ठीक है, इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, बहुत ऊंचे स्वर में करते हैं। ठीक है, किसी को लाउडर होता है, किसी का हायर होता है, किसी को हम लॉन्गर मतलब कि बहुत लंबा खींचते हैं कुछ शब्द को। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे से होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धीरे से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप देखते होंगे, समझ पा रहे हो आप कि कुछ की शांत होते हैं, कुछ होता है जिसे हम बिल्कुल बहुत तेज़ी से बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि फोर और यहाँ पर दिया हुआ है द। ठीक है, तो विच लुक लाइक वी हैव नॉट सेड, यानी कि ये ऐसे वर्ड है, इसको अगर ये सेंटेंस के अंदर में कभी कभार अगर ये आता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हमने ये जो वर्ड है वो बोले ही नहीं। ठीक है, कभी कभार जो इसकी भूमिका होती है, लेकिन कभी कभार जो इनकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारे यहाँ पर वर्ड है अपने, वो या तो क्वाइट होते हैं या तो क्विक होते हैं। ठीक है, उनको बहुत या तो हम धीरे से बोलते हैं या तो हम उसे बहुत तेज़ी से बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसी वजह से कई बार क्या होता है, इनको सुनना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो या आप क्या है कोई पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो कुछ जो वर्ड होते हैं उनको थोड़ा हार्ड टू हियर होता है, उनको थोड़ा जो सुनना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम वाक्य के अनुसार ये चीज़ देखते हैं कि वो जो वर्ड है उसका महत्व कितना है। ठीक है, और कितना उसके ऊपर जो यहाँ पर जो जोर देने वाली जो बात है वो होती है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंस इन सेंटेंस के ऊपर हम देखते हैं कि उस सेंटेंस के अंदर में उस वर्ड का कितना ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ड की तो हमने बात कर ली, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेंटेंसेस की। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इसने अपनी कार के अंदर देखा, ठीक है, लेकिन इसको चाबियाँ जो है नहीं मिली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मुझे चाय तब तक पसंद नहीं है जब तक इसमें जो है दूध नहीं डाला जाता। ठीक है, तो यही बात है, इसने बोला है कि मुझे चाय पसंद नहीं है अगर उसमें दूध नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपल देखोगे तो पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा बड़ा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो हमारा यहाँ पर छोटा है अगर हम कंपेयर करें पहले वाले से तो। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा लॉन्गर है और सेकंड वाले से हमारा फर्स्ट वाला बड़ा है। लेकिन इंग्लिश क्या है, एक स्ट्रेस, इसमें जो है एक तनाव होता है, इंग्लिश के अंदर में तनाव समय लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो दोनों सेंटेंसेस है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, इन दोनों सेंटेंस को बोलते समय सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। किसको, एक नेटिव स्पीकर को। ठीक है, यानी कि अगर कोई देसी बंदा या अपने अपने देश का जो बंदा है वो अगर बोलता है, ठीक है, जैसे जिस हिसाब से हम इंग्लिश पढ़ते हैं और जिस हिसाब से हम जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उस हिसाब से जो एक सिंपल बंदा है उसको जो है इन दोनों को बोलने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं होता इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ शब्द होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसमें जो है
आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि जरूरी नहीं है कि आप जो शब्द बोलना चाह रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीजें जोड़ो जिसमें जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। जो अर्थ जो कंटेंट है आप वो कंटेंट बोल के भी उसका मीनिंग जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन सामने वाले को पहुंचाना है, अगर आप केवल वही चीज बोलते हो तो आपको जो है वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे जो बात मैंने आपको अभी आपको बताया। ठीक है, और फिर आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपको बस यहाँ पर इतना ही समझना था कि सबसे पहले तो हमने समझा कि जो वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड के बारे में पढ़ा, और दूसरा यहाँ पर हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है दोस्तों रिदम। इसको देखते हैं कि इसमें क्या सारी जो बातें हैं वो बताई गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो रिदम है ना, ये रिदम कैसा वर्ड है। रिदम जो है वो डिराइव्ड करता है अपना रिदमस से। ठीक है, जो कि एक ग्रीक का शब्द है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजर्ड मोशन। ठीक है, यानी कि मापी गई गति। तो रिदम क्या होता है, जो एक्चुअली अगर हम रिदम की बात समझे कि रिदम कहाँ पर जो है वो काम आता है, तो रिदम क्या है, रिदम वहां पर काम आता है जहां पर हम ये समझते हैं। आप इतना समझिए कि रिदम क्या है, एक साहित्यिक उपकरण है। ठीक है, यानी कि ताल, ताल आप ताल समझिए यहाँ पर रिदम का मतलब। ठीक है, तो ताल क्या है, यहाँ पर एक साहित्यिक उपकरण है, यानी कि हम जो है किसी भी चीज को वो कैसे बोलते हैं। ठीक है, अगर ताल की यहाँ पर बात की गई है तो वो वाक्य के अंदर वो कैसी किस गति से जो है वो बोलता है, स्पीड अपना। ठीक है, कि आप एक सेंटेंस को कैसे बोलते हो, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर यहाँ पर जो है अपना म्यूजिकल नोट्स और इन सब चीज़ों में जो है ये काम आता है। रिदम से आप एक ताल समझिए कि आप किस ताल से उस सेंटेंस को बोल रहे हो, आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि वो थोड़ा ताल जैसा लगे, वो थोड़ा वो सुनने में सुरीला टाइप का, यानी आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जो थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े ताल में। ठीक है, जैसे कि रैप वगैरह सब में शायद जो है ये काम आता है। ठीक है, एक ताल बन जाती है वहां पर कि आपको सुनने में बहुत अच्छा सा लगता है। तो वहीं पर रिदम जो है इन्हीं सब चीज़ों में जो है काम आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ठीक है, इसका एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब में काम आता है ये। अगर हम बात करें कि संगीत में या ऐसे कुछ ध्वनि वाले शब्द, या अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पर काम आता है। पोएट्री में हो गया, डांसिंग वाली जो चीज़ें हैं उसमें जो रिदम है यहाँ पर कुछ काम आता है। कोई जैसे बैंड है मान के चलिए, तो उस बैंड में क्या होता है, वो रिदम बनाता है। ठीक है, जब वो रिदम बनाएगा वहां पर उस साउंड को निकाल के वहां पर, और जो जो बोलने वाला बंदा है अगर वो कोई गाना गा रहा है तो उस रिदम के साथ मैच होनी चाहिए वो चीज़, तो वहां पर जो है वो बहुत अच्छे से जो है समझ में वो आता है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हमारा स्ट्रेस। ठीक है, इसे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है इसका जो नॉर्मल मीनिंग है तनाव। ठीक है, सिर्फ केवल उतना ही नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रेस का मीनिंग आ रहा है उसका कहने का ये मतलब है कि वो किस टाइप से एक वर्ड को यहाँ पर जो है अलग ही मीनिंग प्रदान कर देता है। ठीक है, एक यहाँ पर अलग चीज बताई गई है। एक जो वर्ड है वो कभी कभी जो है एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, अभी कैसे पहुंच जाता है ये सिंपल आपको एक उदाहरण से पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि कभी कभार जो शब्द का स्तर है वो बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आप उसे उस वर्ड से ये नहीं पता लगा सकते कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। ये पता लगाने के लिए आपको जो सेंटेंस है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है उसी से आप समझ जाओगे। रिकॉर्ड, अगर हम एक नॉर्मल रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड से आप क्या समझ रहे हो, तो रिकॉर्ड अपना यहाँ पर दो टाइप का होता है। ठीक है, और वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिकॉर्ड है अगर हम किसी एथलीट के नजरिए से देखें जो कि मान के चलते हैं वो स्विमर है। ठीक है, वो स्विमिंग में कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है या कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है पहले से बना हुआ है जिस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है, तो इससे संबंधित है। तो वहां पर रिकॉर्ड एक क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, एक वहां पर क्या हुआ, एक वो संज्ञा हुई केवल। ठीक है, अगर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं या किसी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, और अगर हम उसको अपने हिसाब से लें तो रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड हमारे लिए क्या है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो सॉन्ग वगैरह है उसको हम रखते हैं, क्या कहते हैं उसके अंदर रखते हैं, और उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, कहीं पर भी सीडी वगैरह में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि इसका अर्थ कैसे बदल जाता है। रिकॉर्ड एक बंदे के लिए एक रिकॉर्ड एक अलग चीज हो गई, और नॉर्मल बंदे के लिए जो एक रिकॉर्ड है वो अलग चीज हो गई। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट रखता है सेंटेंस के लेवल पे, कि उसका जो सेंटेंस है वो क्या है,
उसके हिसाब से जो उसकी मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है पूरा का पूरा सेंटेंस के ऊपर में। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेस है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या है, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस, यहाँ पर जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। सिंपल था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह है वर्ड स्ट्रेस। इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर समझिए दोस्तों कि जो वर्ड स्ट्रेस है वो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वर्ड स्ट्रेस कह रहा है कि हम क्या है, हम वर्ड को ऐसे टुकड़ों में विभाजित करें जिससे एक ऐसा सेंटेंस बने जो कि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो और बंदे को क्या है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्दों पर अलग अलग कारणों से जो है बल दिया जाता है। अब ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपको सिंपल सा उदाहरण से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है जैसे मान के चलिए आपको किसी से टाइम पूछना है, तो आप यहाँ पर सिंपल जो है ऐसे वर्ड्स का चयन कीजिए जिससे आपका जो सेंटेंस है वो नॉर्मल छोटा भी रहे, आप उसे आसानी से बोल भी सको और बंदे को समझ में भी आ जाए। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, यानी कि क्या समय हुआ है, इतने से समझ में आ जाएगा कि बंदे को कि आप उस घड़ी वाले बंदे से आप टाइम पूछ रहे हो। इसमें फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करनी है, जैसे कि व्हाट टाइम इन योर वॉच या व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। आप समझ पा रहे हो, मतलब कि लंबा नहीं करना है चीज़ों को, आपको बस यहाँ पर इतना समझना है। आप यहाँ पर अगर ये बोल देते हो व्हाट टाइम इज इट, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें खत्म हो जाएगी। और ऐसी सिंपल यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि आई एम गोइंग टू ए बर्थडे पार्टी। ठीक है, ये बर्थडे पार्टी में जा रही है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। आपको कॉफ़ी या चाय पीना पसंद है। ठीक है, यानी कि कुछ कंटेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और उससे जो आसानी से चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और रिदम और स्ट्रेस वगैरह का जो टॉपिक है आपको यहाँ पर सिंपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।